फायदा मिलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा हार्दिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा ये बना के एम्स बना के पूरा पश्चिम बंगाल का मुंह उज्जवल किए हैं। तो इसी के साथ मेरा यह सांसद वक्तव्य रखते हुए मेरा बात को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी से अनुरोध करती हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। मैं सबसे पहले देश के, दुनिया के बहुत ही मजबूत जिन्होंने लीडरशिप दी है, मैं सारे रेलवे के परिवार की तरफ से, वेस्ट बंगाल की तरफ से मैं आज अपने और सबके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने, क्योंकि वेस्ट बंगाल उनके दिल में है, तो खास तौर पे वो हमेशा वेस्ट बंगाल के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ते। हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब वो भी विराजमान है, हमारे माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री शांतनु ठाकुर जी, शिपिंग एंड वाटरवेज, हमारे बहुत ही माननीय यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ NER सुखंत मजाउदार जी, हमारे बहुत ही मेरे साथी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में समीक भट्टाचार्य जी, और बहुत ही मजबूत यहां पे बीजेपी की ऑपोजिशन लीडर लड़ाई लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आप सुनने और देखने आए हैं। आप अंदाजा लाइए, जो कलकत्ता मेट्रो है वो प्रधानमंत्री जी से पहले केवल 28 किलोमीटर, बहुत जद्दोजहद से केवल 28 किलोमीटर वो बनी थी। तो 14 से बहुत कठिनाई आई, बहुत बार कई ऐसे कारण हुए, पर फिर भी आज प्रधानमंत्री जी 45 किलोमीटर से ऊपर जो मेट्रो है, प्रधानमंत्री जी आपको आज समर्पित करने आए हैं। और अगले फाइनेंशियल ईयर तक और 22 किलोमीटर जो है मेट्रो कलकत्ता को, वेस्ट बंगाल को मिलेगी। क्योंकि मैं कल से आया था तो कई नौजवानों से बात कर रहा था, IT सेक्टर है, IT हब है, और इतनी मुश्किल होती है रोज जाना। आप अंदाजा लगाइए, 600 रुपया अगर टैक्सी में आप तो जाते हैं रोज, और मैं यहां से कल वापस जाने लगा रेस्ट हाउस में तो 2 घंटे मुझे लगे, 2 घंटे का टाइम मुझे लगा। और ये मेट्रो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो शुरू हुई है, 10 से 11 मिनट और 600 से 40 रुपया, 40 रुपीज। ये आम आदमी जो आखिरी शोर तक खड़ा है, उसकी सोच प्रधानमंत्री जी के दिल में है। मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, यही 11 सालों में सिर्फ मैं 1 मिनट में आज दुनिया में जाने जाते हैं। अगर बात करूं असम का बोगीबिल ब्रिज है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, जम्मू कश्मीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, बारामूला तक वहां पे ट्रेन जा रही है। जो जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज है, जो प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का, दुनिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे अच्छा ब्रिज रेलवे ने और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को। और अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के पंबन ब्रिज की बात करूं, वो एक अनोखी चीज है जो देश को प्रधानमंत्री जी ने और रेलवे ने दी। और आज जो मेट्रो है
ये सबसे अगर गहरी अभी मोमेंटो दिया गया है कि किस तरीके से कठिनाइयों से नीचे से मेट्रो वो जाएगी और एयरपोर्ट हावड़ा, बहुत बातें हैं मैं जो क्योंकि टाइम कम है मैं इतना पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा मैंने जो पार्लियामेंट में देखा है, भाई एक कुआं होता है उसे वेल भी कहते हैं इंग्लिश में, अगर उसमें किसी ने गिरना हो तो उसे कोई बचा नहीं सकता। सारा पार्लियामेंट सेशन कोई एमपी, कोई इनका लीडर, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, कोई अपने लिए कोई डिमांड नहीं कर सका। उसी कुएं में, उसी वेल में जो पार्लियामेंट में है वहां पे ही खड़े रहे। कभी वेस्ट बंगाल के लिए, कभी वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए एक कोई रेलवे की जो और किसी की डिमांड नहीं की। और सारे सेशन में अब जो कुएं में जाना चाहता है उसका कोई इलाज नहीं है, पर प्राइम मिनिस्टर फिर भी, चाहे कोई सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश है विकसित भारत। विकसित भारत में कोई स्टेट भी अगर पीछे रह जाती है तो भारत विकसित नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री अगर विकसित भारत करना है तो विकसित बंगला हमारे वेस्ट बंगाल को भी करना है। उस वो चले हैं। मैं फिर रेलवे के परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं फिर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी का यहां आए हुए उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं हमारे देश के प्रिय नेता, दूरदर्शी और सच्चे कर्मयोगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन एवं शिलान्यास करें। प्रस्तुत है पश्चिम बंगाल में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई एक लघु फिल्म। अद्वितीय कला, साहित्य और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से समृद्ध पश्चिम बंगाल की धरती एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर प्रगाढ़ करती है। पूर्वोदय से भारत उदय, ये है मोदी सरकार का संकल्प और इसके केंद्र में है विकसितो बांग्ला का विजन। पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और यहाँ के करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार और अथक प्रयास कर रहे हैं। बीते 11 वर्षों में भारत सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति से लेकर मिडिल क्लास की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत और समग्र कार्य किए हैं। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। विकास की इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों को लगभग 5,200 करोड़ रुपए की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात। आज कोलकाता के लोगों के लिए विकास का एक नया सूर्योदय हुआ है, क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ की लागत से मेट्रो नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सियालदह से एस्प्लेनेड मेट्रो लाइन, हावड़ा स्टेशन पर आधुनिक सबवे, बेलेघाटा से हेमंता मुखोपाध्याय तक एक नई मेट्रो लाइन और नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी। इस व्यापक विस्तार से राज्य के 2 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा और सियालदह
अब सीधे मेट्रो से जुड़ गए हैं। इससे रोजाना 6 लाख यात्रियों का सफर बेहद आसान और तेज होगा। इन नए मेट्रो रूट्स पर कई आधुनिक स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। इन स्टेशनों में वीआईपी बाजार, ऋत्विक घटक, वरुण सेनगुप्ता, बेलेघाटा, दमदम कैंटोनमेंट, जेसो रोड और जय हिंद विमान बंदर स्टेशन शामिल हैं। ये सभी स्टेशन लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छ पेयजल और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। सियालदह एस्प्लेनेड, बेलेघाटा हेमंता मुखोपाध्याय और नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर सेक्शन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर नई मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं केवल पटरियों, ट्रेनों और कनेक्टिविटी की कहानी भर नहीं, बल्कि करोड़ों पश्चिम बंगाल वासियों के सपनों को नई गति देने वाली है। पश्चिम बंगाल को मिली विकास की ये नई रफ्तार विकसित भारत के संकल्प को भी तेज गति देगी। जय हिंद। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জিকে অনুরোধ করব তার ভাষণ পেশ করার জন্য। सादर निवेदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी को अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, रवनीत सिंह जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शौमिक भट्टाचार्य जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। हजारों करोड़ रुपए के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकाता वासियों को, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता, इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ, शहर से निकले कचरे से
बिजली बनाने के प्रयास हो रहे हैं, मेट्रो की सुविधा बढ़ रही है, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। आज भी कोलकाता के मेट्रो रेल नेटवर्क के में करीब 14 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ रही है। कोलकाता मेट्रो से 7 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं, ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। और इसकी एक झलक हमें यहां कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है। जैसे आज हावड़ा और सियालदह जैसे देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अब मेट्रो से जुड़ गए हैं। यानी जिन स्टेशन के बीच ट्रैवल करने में पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मेट्रो से कुछ ही मिनट लगेंगे। इसी तरह हावड़ा स्टेशन सबवे भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहा है। पहले ईस्टर्न रेलवे या सदर्न ईस्टर्न रेलवे से रेल पकड़ने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। ये सबवे बनने के बाद इंटरचेंज में लगने वाला समय कम हो जाएगा। आज से कोलकाता एयरपोर्ट भी मेट्रो से जुड़ गया है। यानी अब शहर के दूर दूर के हिस्सों से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। लंबे समय से पुरुलिया से हावड़ा के बीच मेमू ट्रेन की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने जनता की यह मांग भी पूरी कर दी है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूट पर 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा आप सबके लिए 2 अमृत भारत ट्रेन भी चल रही है। साथियों, बीते 11 साल में यहां भारत सरकार द्वारा अनेक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जब 6 लेन का कोना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। ये कनेक्टिविटी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करेगी। अभी तक के लिए इतना ही। साथियों, कुछ देर में यहीं पास में एक जनसभा होने वाली है। उस सभा में आप सभी से पश्चिम बंगाल के विकास और भविष्य पर विस्तार से चर्चा होगी और भी बहुत कुछ होगा।
तो वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে একটু স্মারক তুলে দিতে বলবো। এই স্মারক আমাদের কলকাতা মেট্রোর প্রতীক, তার মায়াজালের প্রতীক। এখন গঙ্গার তলায়ও মেট্রো চলে। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करते हैं श्री शांतनु ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वे माननीय प्रधानमंत्री सर को पश्चिम बंगाल की आराध्य देवी शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट करें। धन्यवाद सर। আমরা বন্দর, জাহাজ চলাচল এবং জলপথের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শান্তনু ঠাকুরকে অনুরোধ জানাই তার স্বাগত ভাষণের জন্য। हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं सर को। ভারত মাতা কি। আজকের এই শুভ সন্ধিক্ষণে আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিশ্ববরেণ্য নেতা, ভারতবর্ষের 130 কোটি দেশবাসীর লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদরজি, আমাদের মধ্যে দামোদর দাস মোদীজি উপস্থিত আছেন। আমাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোসজি। আমাদের মধ্যে আছেন শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সুকান্ত মজুমদার, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আছেন মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য, আছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়া সমস্ত অফিসিয়ালস, আধিকারিকগণ, সকল অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সকলকে আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। আমরা যে শুভ সন্ধিক্ষণ আজকে আমরা পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপস্থিতিতে, সেটা আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। আজকে রেলের উদ্বোধন, যে উদ্বোধনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার মানুষদের জেলা এবং শহরের স্তরে যেভাবে সংযোগ মাধ্যম তৈরি করে দেওয়া হলো, এটাও একটা হিস্টোরিক্যাল রিপোর্ট বলে আমি মনে করি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেভাবে একের পর এক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমি মনে করি ভারতবর্ষের এটা একটা রেভলিউশনারি পিরিয়ড, যেটা কিনা একটা রেনেসাসের মতো অবস্থা তৈরি করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে। আপনারা দেখেছেন ফার্স্ট লাইন টু লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি, চেনাব ব্রিজের মতো ব্রিজ তৈরি করে আজকে জম্মু কাশ্মীরের সঙ্গে যে সংযোগের স্থল তৈরি করা হয়েছে, এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি করেছে। আমরা যদি 2047কে লক্ষ্য করে বিকশিত ভারতের কথা ভাবি, সর্বপ্রথম দেশের অর্থনীতি, দেশের সামাজিক, দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের অভ্যন্তরীণ ডেভেলপমেন্ট দরকার। আর যে ডেভেলপমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তার কর্মকাণ্ডে একের পর এক করে চলেছেন। আমরা যদি যাই যে পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজে, আজকে আপনারা যদি দেখেন, আজকে প্রায় 5,000 কোটি টাকা খরচা করে হলদিয়া টু বারাণসী পর্যন্ত জেটি, রোরো, রোপ্যাক্স এবং বিভিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থা, সুগম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজকে ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে, ড্রেজিং করা হচ্ছে
গঙ্গা বিলাসের মতো যে বড় একটা প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছিলেন এবং সফলতম গঙ্গা বিলাস আজকে বারাণসী থেকে আজকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত চলেছে, যেখানে 32 জন সুইজারল্যান্ডের যারা যাত্রী ছিলেন এবং তারা তাদের প্রশংসা তাদের চিঠির মাধ্যমে লিখেছে এবং বলেছেন যে কালচার, যে সভ্যতা আমরা পেয়েছি 5-6টা রাজ্য এবং অন্তিম সময় গিয়ে আসামে, তাতে আমরা অভিভূত। আমরা দেখেছি যে প্রায় 5,000 কোটি টাকার মধ্যে 1700 কোটি টাকা খরচা করে আজকে পোর্টলেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, পোর্ট ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। তৎসহ বিভিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে বন্দে ভারত রেল প্রকল্প থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য অনেক ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। তো আমি মনে করি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তার কর্মজীবনে এমন একটা জায়গা তৈরি করছেন, এমন একটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য তথা ভারতবর্ষের জন্য এমন একটা জায়গা তৈরি করছেন যেটা কিনা ভারতবর্ষকে 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি সহযোগিতা করবে। এখন 4 ট্রিলিয়ন, আগামীতে এই ভিতরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হবে তখন অটোমেটিক্যালি বিকশিত ভারত তৈরি হবে। আপনারা জানেন যে টোটাল ভারতবর্ষের যে রেভিনিউ, সেই রেভিনিউর 70% রেভিনিউ জেনারেট হয় পোর্টের মাধ্যমে। তাই বাদাওয়ান এবং গ্যালাথিয়া বের মতো ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আজকে উদ্বোধন হয়েছে এবং তার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। আমি लास्ट अंतिम समय में मेरा भाषण खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एम्स बनाए हैं, ये सिर्फ बनगांव लोकसभा नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल तत्सह आसपास के जितने सारे राज्य हैं सभी लोगों को इसका सुविधा और फायदा मिलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा हार्दिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एम्स बना के पूरा पश्चिम बंगाल का मुंह उज्जवल किए हैं। तो इसी के साथ मेरा यह सांसद वक्तव्य रखते हुए मेरा बात को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी से अनुरोध करती हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। मैं सबसे पहले देश के दुनिया के भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। देश की नेता कैसा है, देश की नेता कैसा है। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, 140 কোটি দেশবাসীর নয়নের মণি, আজকের এই সভার প্রধান বক্তা সম্মানীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে পশ্চিমবঙ্গের গণদেবতা জনতা জনার্দনের পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত বিধায়ক বৃন্দের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের জনপ্রিয় রাজ্য সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়, ভারত সরকারের 3 জন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মহোদয়, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এবং রণবীর সিং জি। মঞ্চে আমাদের সহপ্রভারী অমিত মালভিয়া জি সহ সাংসদ, বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ, সংগঠন
সমস্ত নেতৃত্বকে আমি সম্মান প্রদর্শন করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকাল থেকে বিহারে একাধিক উন্নয়ন এবং জনসভা করে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাতে 5,500 কোটি টাকার উন্নয়নের ডালি ইতিমধ্যে বাংলার মানুষকে, কলকাতার মানুষকে উপহার দিয়ে এখানে এসেছেন। আমরা তার কথাই শুনব। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। 2019 সাল থেকে 2026 অর্থবর্ষ 25-26 তিনি কলকাতার মেট্রোর জন্য 1,841 কোটি টাকা দিয়ে আজকে শিয়ালদা হাওড়া কলকাতা এয়ারপোর্টকে জুড়ে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক উন্নয়নের কাজ করলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর এবং আজকে দমদমে এই রাজ্যে প্রায় 20,000 কোটি টাকার কাছাকাছি উন্নয়ন বিকশিত ভারত, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য দিলেন। তার জন্য ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলের নেতা 15ই আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন নিয়ে বিশেষ সমীক্ষা হবে আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুক্ত ভারতবর্ষ হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে অনুরোধ করব, এই রাজ্যের ভ্রষ্টাচারী তুষ্টিকরণের সরকার, তারা 540 কিলোমিটার বাংলাদেশের বর্ডারে জমি ভারত সরকারকে না দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষকে বরবাদ করছেন। আপনাকে এই অবৈধ ঘুষপেটিয়া অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে হবে। আপনি পারবেন। আপনি 370-35 হাঁটিয়েছেন, আপনি ট্রিপল তালাক হাঁটিয়েছেন, আপনি ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছেন, আপনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আমাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাম মন্দির দিয়েছেন। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড আপনাকেই বাঁচাতে হবে। আপনি পারবেন। আমরা বাঙালিরা, পশ্চিমবঙ্গের লোক বাঁচতে চাই, ভালো থাকতে চাই। এই অত্যাচারী মমতা ব্যানার্জির হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমার আর কোনো কথা নেই। আপনারা সবাই মিলে বলুন, দড়ি ধরে মারো টান, দড়ি ধরে মারো টান, দড়ি ধরে মারো টান। হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী আমার পাড়া, তৃণমূল তাড়া আমার পাড়া, আমার পাড়া, আমার পাড়া, আমার পাড়া। তৃণমূলকে তাড়াতে হবে। নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি করে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আজকে কৌশিকী অমাবস্যা। আমি তারাপীঠের মাকে প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে। ধন্যবাদ শুভেন্দুদা, যার বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। তার আগে আমাদের প্রদেশের সভাপতি সুবক্তা শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্যকে তার কথা বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী মঞ্চে উপস্থিত, কেন্দ্রীয় সরকারের 3 মন্ত্রী, আমাদের সহযোগী বিট্টুজি,
আই সুকান্ত মজুমদার, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্রী অমিত মালবিয়া, মঞ্চে উপস্থিত আমার সমস্ত সহকর্মী বন্ধুগণ, সুধী নাগরিক বৃন্দ, মা ও বোনেরা, আমরা এক অপার্থিব দৃশ্য, অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলাম দিল্লির মাটি। শুধু আমরা দেখিনি, ওপর থেকে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখছেন, ওপর থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেখছেন, এম.এ. বেবি আর ডেরেক ওব্রায়েন তৃণমূলের পক্ষ থেকে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম একযোগে ভোট দেবে আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে। আরে দিল্লিতে নাটক করছেন, পার্লামেন্টকে অচল করে দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করে কোনো লাভ নেই। যদি লড়াই করতে হয় সরাসরি নামুন, রাস্তায় আসুন। अरे प्यार किया तो डरना क्या? আরো কাছে চলে আসুন, হাতে হাত ধরে বলুন, কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে চাই, নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লড়তে চাই। আমরা তৃণমূল, সিপিএম ভাই ভাই, পথে নামুন, কলকাতার রাস্তায় মিছিল করুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার রাস্তায় মিছিল করুন মোহাম্মদ সালেম। প্রশ্ন করুন এখানে যারা বামপন্থী আছেন, প্রশ্ন করুন বিমান বাবুকে, প্রশ্ন করুন সূর্যকান্ত মিশ্রকে, প্রশ্ন করুন মদন ঘোষকে, কোন রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তারা 34 বছর উপহার দিয়েছেন। আমরা শুধু আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, ভারী শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনো ভবিষ্যৎ নেই। টুডেজ রিলিজিয়ন ইজ ডেমোক্রেসি and today's politics is development। এই মন্ত্র নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী কাজ করে চলেছেন। আর একটি বিশেষ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যতদিন বিজেপি থাকবে কোন বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। যতদিন বিজেপি থাকবে কোন দিন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কোন ভারতীয় মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করতে কেউ পারবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্মশালা নয়, ভারতবর্ষ রোহিঙ্গাদের জায়গা নয়, ভারতবর্ষ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা নয়। যারা মাইনরিটি হ্যাজ এ রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশনের নাম করে এই দেশকে ভাগ করেছিলেন, যারা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আজকে লিয়া পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান, আজকে তাদের সেই র্যাডিকালাইজেশন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে। আজকে এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আপনারা সংঘবদ্ধ থাকুন। তৃণমূলের যাবার দিন তৈরি হয়ে গেছে, তৃণমূল যাচ্ছে, তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তৃণমূল হারবে, তৃণমূল হারতে পারে, তৃণমূল হারতে চলেছে। তাই 26-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। পৃথিবীর কোন শক্তি তৃণমূলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ওই দীঘার জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী রেখে, দীঘার জগন্নাথ দেব জগন্নাথ ধামকে তো চ্যালেঞ্জ করে পুরী থেকে দীঘায় এনেছেন। জগন্নাথ দেবও খুশি যে আমি এখানে যখন চলে এসেছি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার আশীর্বাদেই বিসর্জন নিশ্চিত বঙ্গোপসাগরে। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার। ধন্যবাদ শ্রমিকদা, যার কথা শুনবার জন্য আমরা এতক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য দলীয় পতাকা, জাতীয় পতাকা, প্লেকার্ড গুলি আবার একবার তুলব। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। আমরা নরেন্দ্র মোদীকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की। बोरोरा
আমার প্রণাম নেবেন। ছোটরা ভালোবাসা। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट मंदिर श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर, दमदम बालाजी हनुमान, रामकृष्ण सेवा मंदिर, इन सभी पावन स्थानों में विराजमान देवी देवताओं को मैं आस्थापूर्वक नमन करता हूं। आज कौशकी अमावस्या का पावन दिन भी है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कुमारटुली में माता दुर्गा की प्रतिमा गढ़ी जा रही है। बड़ा बाजार से पार्क स्ट्रीट तक कोलकाता नए रंग में, नई रौनक के साथ सज रहा है। आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाईवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। मैं दमदम के, कोलकाता के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का कन्विक्शन है, बीजेपी मानती है, बीजेपी की श्रद्धा है, बांग्लार उदय तबेई विकसितो भारतेर जय। इसलिए बीते 11 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की यूपीए सरकारों ने अपने 10 साल में दिया था, उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ाया गया है। लेकिन साथियों,
बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। साथियों, यही स्थिति कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में असम के भी यही हाल थे, त्रिपुरा का भी यही हाल था। लेकिन जब से असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। आज इन राज्यों में हर घर जल यह काम तेजी से चल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है। गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं। बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होनी चाहिए। ये अब तय है। टीएमसी जावे, बीजेपी आसबे। भाइयों बहनों, ये धरती सतीश चंद्र दास गुप्त, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, गोष्ठपाल और हरिनाथ डे ऐसी अनेक विभूतियों की धरती है। इस धरती ने देश को, समाज को समय समय पर नई चेतना दी है। ये धरती पुनर्जागरण का केंद्र रही है। यही वो अमर वाणी गूंजी है जो कहती है, जागो, उठो, नभो जीवोनेर गाने, नभो आलोक, जालाओ प्राणे प्राणे। साथियों, आज पश्चिम बंगाल को सच में नई रोशनी की जरूरत है, सच्चे परिवर्तन की जरूरत है। पश्चिम बंगाल ने आजादी के बाद पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट का लंबा दौर देखा है। इसके बाद 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के आप लोगों ने परिवर्तन का फैसला लिया था। आप लोगों ने मां
माटी मानुष के नारे पर भरोसा किया था, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। भर्ती घोटालों से नौजवानों का भविष्य खराब हो गया। बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए। क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। टीएमसी जाबे तबेई আসল পরিবর্তন আসবে। साथियों, 21वीं सदी के 25 साल तो बीत चुके हैं। आने वाले साल देश की तरह ही बंगाल के लिए भी बहुत अहम है। हमें ये समय ऐसे ही नहीं निकलने देना है। इसलिए बंगाल को चाहिए सच्चा परिवर्तन, आशोल परिवर्तन, परिवर्तन जो नारे में नहीं काम में दिखे, परिवर्तन जो उद्योग लगाए, घर के बेटे बेटी को बंगाल में ही नौकरी दे, परिवर्तन जो बेटियों को सुरक्षा दे, मकान और दुकान को जलने से बचाए, परिवर्तन जो किसान को सुविधा दे, किसान को सम्मान दे, फसल का सही दाम दे, परिवर्तन जहां अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार में नहीं जेल में होंगे, ऐसा परिवर्तन जहां सुशासन होगा, गरीब से गरीब भी सम्मान का जीवन जिएगा। और ये सच्चा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही ला सकती है। और इसलिए बंगाल के घर घर में हमें एक बात पहुंचानी है। बंगाल के हर कोने से एक ही आवाज आनी चाहिए, बाजते चाय बीजेपी ताई। यही बंगाल की असली पुकार है, यही बंगाल का भविष्य है। साथियों, ये वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती का 125वां वर्ष है। भाजपा का तो जन्म ही डॉक्टर मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है। वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी उनको इसका श्रेय नहीं दिया।
देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ही बनाई थी। उनकी नीतियों में बंगाल की इस धरती की कुशलता थी, यहां से मिला अनुभव था। अगर हम उस नीति पर चले होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन नीतियों को भुला दिया गया। फिर ऐसा भटकाव हुआ कि हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर हो गए। और मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं। हम मां भारती के सेवक हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उसके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि दूसरों पर निर्भरता यानी आत्मसम्मान पर चोट, इसी स्थिति से हमें देश को बाहर निकालना है। इसलिए आज देश ने आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र लेकर के नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का फैसला लिया है। मेक इन इंडिया आज एक बड़ी सिद्धि बन रहा है, जिसके लिए हमारा कोलकाता, हमारा बंगाल जाना जाता था। वो गौरवशाली अतीत हमें मिलकर के फिर से लौटाना है। इसलिए आज बंगाल में एक ही गूंज है, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। साथियों, भाजपा जो संकल्प लेती है वो सिद्ध करके दिखाती है। इसका ताजा प्रमाण अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडहर में बदल दिया। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ी हुई है। भारत की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी शक्ति मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र की रही है। और मुझे गर्व है कि भारत की सेना को ताकत देने में बंगाल के इस इलाके की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है। इच्छापुर में गुलामी के कालखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भारत की ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था, हमारी सेना को विदेशों पर निर्भर कर दिया था।
अब भाजपा सरकार ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊर्जा दी। इसका लाभ यहां की फैक्ट्री को भी मिला है। आज ये फैक्ट्री आधुनिक राइफल और अन्य हथियार बना रही है। इससे यहां छोटे छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर बने हैं। इन कारखानों के कारण दमदम, बैरकपुर क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, इच्छापुर डिफेंस फैक्ट्री सिर्फ एक उदाहरण है। आप यहां 2026 में भाजपा सरकार बनाइए। हम बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएंगे। बंद पड़े कारखाने फिर से खुलेंगे, नया निवेश और नए कारखाने लगेंगे और दमदम फिर से इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये भाजपा का संकल्प है। विकसित बांग्ला, मोदीर गारंटी। साथियों, भाजपा के पास पश्चिम बंगाल के विकास का एक ठोस प्लान है, एक रोडमैप है। लेकिन टीएमसी विकास की दुश्मन है। इसका साक्षी ये दमदम क्षेत्र भी है। ये कोलकाता के सबसे अधिक भीड़ वाले इलाकों में से एक है। यहां की स्थिति क्या है, ये आप आए दिन महसूस करते हैं। देश के ऐसे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इस मिशन से जुड़ने से भी इनकार कर दिया। लोगों को असुविधा होती रहे, विकास ठप होता रहे, लेकिन टीएमसी का मिशन जैसे तैसे बीजेपी को रोकना है, केंद्र की योजनाओं को रोकना है। मैं बंगाल के भद्रलोक से पूछता हूं, क्या यह तरीका सही है? क्या ऐसी पॉलिटिक्स से पश्चिम बंगाल का भला होगा? इसलिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप यहां भी भाजपा को एक बार अवसर देकर देखिए। साथियों, बंगाल में भाजपा आएगी तो रेल और मेट्रो का तेजी से विस्तार होगा। मैं तो चाहूंगा कि यहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर बने। यहां बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए, नौजवानों को रोजगार मिले। ये तभी होगा जब यहां कानून का राज आएगा, जब यहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जब बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार होगी। साथियों, पश्चिम बंगाल के पास इतिहास और संस्कृति की भी अनमोल धरोहर है। ये बांग्ला विरासत विकसित बंगाल बनाने के अभियान को प्रेरणा देगी। बीजेपी सरकार
पूरे गर्व के साथ बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति को सशक्त करने में जुटी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला। साथियों, यहां बनने वाली भाजपा सरकार साथियों, जब भाजपा सरकार बनेगी, हेरिटेज टूरिज्म पर भी बल देने का हमारा प्लान है। साथियों, हम गंगा जी पर जो इनलैंड वाटरवे बना रहे हैं या फिर जो हमारा समंदर है, इसमें क्रूज टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। ऐसी हर संभावना को भाजपा सरकार बनने के बाद तलाशा जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल के नौजवानों को काम के लिए कहीं और जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट, एक बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे जी। साथियों, भारत के पास तो संसाधन सीमित है। हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने
घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। लेकिन साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है। साथियों, पश्चिम बंगाल तो सीमावर्ती राज्य है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। साथियों, पिछले 11 साल से देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। अब इसी दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार लोकसभा में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन बिल लेकर आई है। मैं बंगाल के लोगों से इस बिल के बारे में विशेष तौर पर बात करूंगा। साथियों, आप भी जानते हैं, हमारे देश में अगर एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ड्राइवर हो, प्यून हो, सरकार की किसी कैंटीन में काम करता हो, सरकार में कहीं साफ सफाई का काम करता हो, अगर वो कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया तो करीब करीब 50 घंटे में अगर उसको जमानत नहीं मिली और 50 घंटे जेल में रह गया तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो जाता है। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल ने ये साक्षात देखा है, बार बार कई बार अनुभव किया है। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं की। साथियों, आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट है, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया, ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले, तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। इसलिए लोग इतने डरे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटे हैं। साथियों, हर चुनौतियों को परास्त करते हुए पश्चिम बंगाल फिर से भारत के विकास का पावर हाउस बन के रहेगा। इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आप याद रखिए और औरों को भी बताइए, हर गली मोहल्ले में, बंगाल के हर कोने में एक ही मंत्र, एक ही नारा गूंजता रहना चाहिए, बांटते चाय, बांटते चाय, बीजेपी ताई, बांटते चाय, बांटते चाय, बांटते चाय, बांटते चाय, बांटते चाय। एक बार फिर आप सभी को इतनी विशाल संख्या में और इतनी ऊर्जा के साथ इस सभा को सफल बनाने के लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे
वंदे। भारत माता की। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन। छोटोरा भालोबासा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर, दमदम बालाजी हनुमान, रामकृष्ण सेवा मंदिर, इन सभी पावन स्थानों में विराजमान देवी देवताओं को मैं आस्था पूर्वक नमन करता हूं। आज कौशकी अमावस्या का पावन दिन भी है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कुमारटुली में माता दुर्गा की प्रतिमा गढ़ी जा रही है। बड़ा बाजार से पार्क स्ट्रीट तक कोलकाता नए रंग में, नई रौनक के साथ सज रहा है। आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाईवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। मैं दमदम के, कोलकाता के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का कन्विक्शन है, बीजेपी मानती है, बीजेपी की श्रद्धा है, बांग्लार उदय